कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के विशाल जंगल से, जहां सूरज की पहली किरण पड़ते ही हर तरफ एक बड़ी खुशखबरी फैल जाती है। जंगल के राजा मुफासा के घर एक बेटे का जन्म हुआ है। यह खबर सुनते ही छोटे बड़े सभी जानवर प्राइड रॉक की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि अपने होने वाले नए राजा का स्वागत कर सकें। वहां बुद्धिमान रफीकी छोटे सिम्बा के माथे पर एक खास निशान बनाता है और उसे भविष्य के राजा के रूप में सबके सामने पेश करता है। इसके बाद पूरे जंगल के जानवर उसके सामने झुककर अपना सम्मान दिखाते हैं। लेकिन एक शेर ऐसा भी होता है जो इस खुशी में बिल्कुल शामिल नहीं होता। उसका नाम है स्कार। वह अपनी गुफा में बैठा एक चूहे का शिकार कर रहा होता है। तभी शाही संदेशवाहक झंझू वहां पहुंचता है और उसे बताता है कि राजा मुफासा उससे मिलने आ रहे हैं। झंझू के आने से स्कार का शिकार भाग जाता है। गुस्से में वह झंझू पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी मुफासा समय पर पहुंचकर उसे रोक लेते हैं। मुफासा कहते हैं कि उन्हें अफसोस है कि स्कार आज के जश्न में नहीं आया, लेकिन असली बात कुछ और ही होती है। स्कार इस बात से जल रहा होता है कि अब राजगद्दी का हक उसके बजाय छोटे सिम्बा को मिल चुका है। मुफासा उससे पूछते हैं, क्या तुम मुझसे राजगद्दी के लिए लड़ना चाहते हो? स्कार मुस्कुराकर मना कर देता है और कहता है कि उसके जीतने का कोई मौका नहीं है। तब मुफासा कहते हैं कि एक दिन वह राजा नहीं रहेंगे और उनकी जगह सिम्बा पूरे जंगल का नया राजा बनेगा। अगली सुबह छोटा सिम्बा बड़े जोश में उठता है और अपने पिता से कहता है, लेकिन गश्त पर जाने के बजाय सिम्बा खुद ही मुफासा को साथ चलने के लिए मना लेता है। मुफासा उसे प्राइड रॉक की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाते हैं और पूरे जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, जहां तक सूरज की रोशनी पड़ती है वह सब हमारा राज्य है। यह सुनकर सिम्बा हैरान होकर पूछता है, तो क्या इस सब पर सिर्फ आपका ही राज्य है? मुफासा मुस्कुराकर कहते हैं, अभी मेरा है, लेकिन एक दिन यह सब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। सिम्बा फिर पूछता है, मतलब यह सब मेरा हो जाएगा? इस पर मुफासा उसे समझाते हैं, नहीं बेटा, एक सच्चा राजा किसी जमीन का मालिक नहीं होता। उसका काम सिर्फ अपने राज्य और वहां रहने वाले हर जीव की रक्षा करना होता है। तभी सिम्बा की नजर दूर एक अंधेरी जगह पर पड़ती है। वह उसके बारे में पूछता है, लेकिन मुफासा साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि उसे कभी भी उस तरफ नहीं जाना है। उसी समय झंझू उड़ता हुआ आता है और बताता है कि राज्य की सीमा पर कुछ लकड़बग्घे घूमते दिखाई दिए हैं। ये सुनते ही मुफासा तुरंत वहां जाने के लिए निकल पड़ते हैं और सिम्बा को वापस घर भेज देते हैं। वापस लौटते समय सिम्बा खेलते कूदते आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसकी नजर एक छोटे से भृंग पर पड़ती है। वह उसके पीछे भागते भागते चट्टानों पर चढ़ जाता है और अचानक फिसलकर सीधे स्कार की गुफा में जा गिरता है। स्कार उसे देखकर मुस्कुराता है। सिम्बा बड़े गर्व से बताता है कि एक दिन वही राजा बनेगा। तभी स्कार बड़ी चालाकी से उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें अंधेरी जमीन के बारे में बताया है? जब सिम्बा हाँ कहता है तो स्कार उसे झूठी कहानी सुनाता है। वह कहता है कि वहां हाथियों का कब्रिस्तान है और सिर्फ सबसे बहादुर शेर ही वहां जाने की हिम्मत करते हैं। बस यही बात सिम्बा के मन में बैठ जाती है। अब वह किसी भी हाल में उस जगह को अपनी आंखों से देखना चाहता है। वह अपनी दोस्त नाला को साथ चलने के लिए मना लेता है, लेकिन शेरनियों को डर होता है कि दोनों कहीं भटक न जाएं, इसलिए वे झंझू को भी उनके साथ भेज देती हैं। रास्ते में सिम्बा नाला को हाथियों के कब्रिस्तान के बारे में बताता है। दोनों तय करते हैं कि पहले किसी तरह झंझू से पीछा छुड़ाया जाए। वे दोनों शरारत करते हुए झंझू को इधर उधर दौड़ाने लगते हैं। फिर फ्लेमिंगो और झेब्राओं के झुंड के बीच से निकलकर लंबी घास में छिप जाते हैं। बेचारा झंझू उन्हें ढूंढ ही नहीं पाता और दूसरे पक्षियों के बीच उलझ कर रह जाता है। अब रास्ता पूरी तरह साफ था। दोनों शावक हंसते खेलते हाथियों के कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में खेलते खेलते नाला सिम्बा को धक्का देती है और वह पहाड़ी से नीचे लुढ़क जाता है। नाला उसके ऊपर खड़ी होकर हंसने लगती है। तभी दोनों की नजर सामने पड़ती है और वे चौंक जाते हैं। वे सचमुच हाथियों के कब्रिस्तान तक पहुंच चुके थे। नाला घबराकर कहती है, हमें वापस चलना चाहिए, हम राज्य की सीमा से बहुत दूर आ गए हैं। लेकिन सिम्बा के सिर पर तो रोमांच सवार था। वह उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता और हाथियों की विशाल हड्डियों के बीच से आगे बढ़ता हुआ एक रहस्यमयी गुफा तक पहुंच जाता है। जैसे ही वह गुफा के अंदर झांकने लगता है, नाला सिम्बा से कहती है कि अब अंधेरा होने वाला है और उन्हें तुरंत वापस चलना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि दोनों वहां से निकल पाते, अचानक 3 खतरनाक लकड़बग्घे उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनकी सरदार शेनजी हंसते हुए कहती हैं, आज तो राजा के बेटे का शिकार मिलेगा। उसी समय झंझू वहां पहुंच जाता है। वह लकड़बग्घों को चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने शावकों पर हमला किया तो राजा मुफासा उनसे सीधी लड़ाई करेगा। लेकिन शेनजी को इसकी कोई परवाह नहीं होती। जैसे ही वह हमला करने बढ़ती है, झंझू बहादुरी से उसके सामने आ जाता है और अपनी चोंच और पंजों से उस पर टूट पड़ता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सिम्बा और नाला भाग निकलते हैं। दोनों एक संकरी सुरंग में घुस जाते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही फिर से लकड़बग्घों के बीच फंस जाते हैं। अब दोनों पूरी तरह घिर चुके थे और बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक जोरदार दहाड़ सुनाई देती है। वह मुफासा था। मुफासा पूरे गुस्से के साथ लकड़बग्घों पर टूट पड़ता है। कुछ ही पलों में सभी डरकर पीछे हट जाते हैं। फिर वह शेनजी को सख्त चेतावनी देता है कि अगर उसने दोबारा उसके बेटे के पास आने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। डरे हुए लकड़बग्घे वहां से भाग जाते हैं और मुफासा सिम्बा को सुरक्षित वापस प्राइड रॉक ले आता है। वापस
पहुंचकर वह झजू से कहता है कि नाला को उसके घर छोड़ आए। इसके बाद वह सिम्बा से अकेले में बात करता है। मुफासा उसे समझाता है कि उसकी एक छोटी सी गलती पूरे राज्य को मुश्किल में डाल सकती थी। सिम्बा अपनी गलती मान लेता है। माहौल हल्का करने के लिए मुफासा उसके साथ थोड़ी मस्ती भी करता है। दोनों खेलते खेलते थक जाते हैं और फिर रात के आसमान की तरफ देखने लगते हैं। मुफासा तारों की तरफ इशारा करके कहता है, जो महान राजा हमसे पहले इस दुनिया में थे वे अब इन तारों के बीच रहते हैं। जब भी हमें उनकी जरूरत होती है वे हमारा रास्ता दिखाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। उधर उसी रात कार चुपके से हाथियों के कब्रिस्तान पहुंचता है जहां लकड़बग्घे रहते थे। पहले तो लकड़बग्घों को लगता है कि शायद मुफासा आ गया है, इसलिए वे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सामने स्कार है तो वे शांत हो जाते हैं। स्कार बड़ी चालाकी से कहता है कि उसने उनकी हालत देखी है। डार्क लैंड्स में खाने की भारी कमी है और वे भूखे मर रहे हैं। फिर वह ताना मारते हुए कहता है कि उसने तो उनके लिए राजा के बेटे को भेजा था लेकिन वे उसे भी नहीं खा पाए। लकड़बग्घे गुस्से से कहते हैं कि अगली बार सिम्बा उनके हाथ से नहीं बचेगा। तब स्कार मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम मेरा साथ दो तो सिर्फ एक शिकार नहीं, जिंदगी भर खाने की कमी नहीं होगी। शेंजी हैरानी से पूछती है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? स्कार धीरे से अपनी असली चाल बताता है। वह कहता है कि मुफासा को रास्ते से हटाना होगा और जैसे ही वह खुद राजा बनेगा लकड़बग्घों को पूरे राज्य में खुलकर शिकार करने की आजादी मिल जाएगी। भूख और डर दोनों हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। स्कार की बात सुनकर शेंजी और बाकी सभी लकड़बग्घे उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद स्कार उन्हें अपने असली प्लान के बारे में बताता है। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह मुफासा को रास्ते से हटाकर खुद राजा बनना। अगली सुबह स्कार सिम्बा को एक गहरी घाटी में ले जाता है। वह कहता है, यहीं हर शेर अपनी असली दहाड़ सीखता है। अगर तुमने यहाँ जोरदार दहाड़ लगा दी तो तुम्हारे पिताजी फिर से तुम पर गर्व करेंगे। भोला भाला सिम्बा उसकी बातों में आ जाता है और वहीं दहाड़ने की प्रैक्टिस करने लगता है। स्कार कहता है कि उसे अभी कुछ काम है लेकिन वह थोड़ी देर में वापस आएगा। जैसे ही स्कार वहां से जाता है सिम्बा अलग अलग जानवरों के सामने अपनी दहाड़ आजमाने लगता है। लेकिन जब वह एक छोटी सी छिपकली को डराने की कोशिश करता है तो दहाड़ की जगह उसके मुंह से सिर्फ म्याऊं जैसी आवाज निकलती है। उसी समय अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। सिम्बा घबराकर इधर उधर देखता है और सामने से वाइल्ड बीस्ट के एक विशाल झुंड को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि यह पूरी भगदड़ स्कार और लकड़बग्घों की रची हुई साजिश है। डर के मारे सिम्बा एक चट्टान के सहारे उगे पेड़ पर चढ़ जाता है और वहीं लटक कर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। उधर स्कार भागता हुआ मुफासा के पास पहुंचता है और घबराने का नाटक करते हुए कहता है, सिम्बा घाटी में फंस गया है, जल्दी चलो नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। इतना सुनते ही मुफासा बिना एक पल घंवाए वहां दौड़ पड़ता है। वह झंझू से कहता है कि तुरंत शेरनियों को बुलाकर लाए। घाटी में पहुंचते ही मुफासा अपनी जान की परवाह किए बिना वाइल्ड बीस्ट के झुंड के बीच कूद जाता है। वह पूरी ताकत से दौड़ते हुए सिम्बा तक पहुंचने की कोशिश करता है। इसी बीच एक वाइल्ड बीस्ट जोरदार टक्कर मार देता है। पेड़ की डाल टूट जाती है और सिम्बा नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी पल में मुफासा छलांग लगाकर उसे अपने मुंह में पकड़ लेता है और सुरक्षित चट्टान पर पहुंचा देता है। सिम्बा तो बच जाता है लेकिन मुफासा खुद भगदड़ के बीच फंस जाता है। दर्जनों वाइल्ड बीस्ट उसे कुचलते हुए निकल जाते हैं, फिर भी वह हार नहीं मानता और पूरी ताकत लगाकर घाटी की दीवार पर चढ़ने लगता है। बहुत मुश्किल से वह ऊपर पहुंच ही जाता है जहां स्कार उसका इंतजार कर रहा होता है। मुफासा राहत की सांस लेते हुए कहता है, भाई मेरी मदद करो। स्कार उसका पंजा पकड़ लेता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वह उसे ऊपर खींच लेगा, लेकिन अगले ही पल वह मुफासा के कान में धीरे से कहता है, लॉन्ग लिव द किंग, और फिर अपने पंजे उसके हाथों में गड़ा देता है। मुफासा दर्द से तड़प उठता है। स्कार उसे जोर से धक्का देता है और वह गहरी खाई में जा गिरता है। जब वाइल्ड बीस्ट का पूरा झुंड वहां से निकल जाता है तो सिम्बा घबराया हुआ अपने पिता को ढूंढने के लिए नीचे दौड़ता है। कुछ दूर उसे मुफासा जमीन पर पड़े दिखाई देते हैं। वह उन्हें उठाने की बहुत कोशिश करता है, बार बार आवाज देता है, लेकिन मुफासा अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। सिम्बा रोते हुए अपने पिता के पास ही लेट जाता है और मदद के लिए जोर जोर से पुकारने लगता है। तभी वहां स्कार पहुंचता है। वह दुखी होने का नाटक करता है और फिर बड़ी चालाकी से सिम्बा के मन में डर भर देता है। वह कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर बाकी शेरों को सच पता चला तो वे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मासूम सिम्बा डर कर पूछता है, अब मैं क्या करूं? स्कार तुरंत जवाब देता है, यहाँ से जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ और कभी वापस मत आना। डरा हुआ सिम्बा तुरंत वहां से भाग निकलता है। जैसे ही वह दूर जाता है स्कार लकड़बग्घों को बुलाता है और उन्हें हुक्म देता है कि सिम्बा को जिंदा नहीं छोड़ना है। लकड़बग्घे पूरी ताकत से उसका पीछा करते हैं। जान बचाने के लिए भागते हुए सिम्बा का पैर फिसल जाता है और वह एक ऊंची चट्टान से नीचे गिर जाता है। शेंजी चाहती थी कि नीचे जाकर पक्का किया जाए कि सिम्बा मर चुका है, लेकिन बाकी लकड़बग्घे नीचे जाने से डर जाते हैं। वे बिना देखे ही लौट आते हैं और झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने सिम्बा को
खत्म कर दिया। असल में सिम्बा जिंदा था। वह नीचे एक पेड़ के पास छिपा हुआ था और लकड़बग्घों के जाने का इंतजार कर रहा था। उनके जाते ही वह धीरे धीरे घाटी से निकलता है और अकेला ही रेगिस्तान की तरफ चल पड़ता है। उधर प्राइड रॉक पर स्कार सबके सामने दुख जताने का नाटक करता है। वह कहता है कि जब तक वह घाटी पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर वह ऐलान करता है कि अब राज्य को नए राजा की जरूरत है और खुद को राजा घोषित कर देता है। इसके बाद वह लकड़बग्घों को भी प्राइड लैंड्स में रहने की इजाजत दे देता है और कहता है कि अब से वे उसके साथ मिलकर राज करेंगे। दूसरी तरफ सिम्बा कई दिनों तक बिना किसी मंजिल के रेगिस्तान में भटकता रहता है। भूख, प्यास और थकान से उसकी हालत बेहद खराब हो जाती है। आखिरकार वह रेत पर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर बाद गिद्धों का एक झुंड उसे अपना शिकार बनाने के लिए नीचे उतरने लगता है, लेकिन तभी एक मोटा सा जंगली सूअर वहां पहुंच जाता है और उन्हें भगा देता है। उस सूअर का नाम था पुम्बा। उसके साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त एक छोटा सा मीरकैट टिमोन भी था। पहले तो टिमोन सिम्बा को देखकर डर जाता है और एक चट्टान के पीछे छिप जाता है, लेकिन पुम्बा समझ जाता है कि यह तो अभी एक छोटा सा शावक है। वह कहता है कि अगर वे इसकी मदद करेंगे तो बड़ा होकर यही उनकी रक्षा करेगा। थोड़ी देर बाद सिम्बा को होश आता है। टिमोन और पुम्बा अपना परिचय देते हैं और उससे पूछते हैं। वह चुपचाप आगे बढ़ने लगता है। टिमोन सिम्बा से कहता है कि बीती हुई बातों को बदलना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन इंसान या जानवर अपना आने वाला कल जरूर बदल सकता है। फिर वह उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र सिखाता है, हकूना मटाटा, यानी बिना बेकार की चिंता किए खुलकर जिंदगी जीना। धीरे धीरे सिम्बा भी इस सोच को अपना लेता है और टिमोन और पुम्बा के साथ उनकी खूबसूरत घाटी में रहने लगता है। वहाँ चारों तरफ हरियाली, ऊंचे पेड़ और एक शानदार झरना था। कुछ देर बाद सिम्बा कहता है कि उसे जोरों की भूख लगी है। ये सुनकर टिमोन हंसते हुए कहता है कि अब उसे अपनी पुरानी खाने की आदतें बदलनी होंगी। अब न झेबरा मिलेगा और न ही हिरण। फिर पुम्बा एक सड़ी हुई लकड़ी का तना पलटता है जिसके अंदर ढेर सारे कीड़े मकोड़े रेंग रहे होते हैं। टिमोन बड़े मजे से उन्हें खाने लगता है। पहले तो सिम्बा को यह देखकर घिन आती है, लेकिन भूख के आगे वह भी हार मान लेता है। एक बार स्वाद चखने के बाद उसे वे इतने बुरे भी नहीं लगते। इसके बाद समय तेजी से बीतने लगता है। साल गुजरते हैं और छोटा सा शावक अब एक ताकतवर और जवान शेर बन जाता है। वह अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ चुका था और टिमोन और पुम्बा के साथ बेफिक्र होकर रहने लगा था। लेकिन दूसरी तरफ प्राइड लैंड्स की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। स्कार और उसके लकड़बग्घे जरूरत से ज्यादा शिकार कर रहे थे। धीरे धीरे जंगल से खाना खत्म होने लगा, पानी सूखने लगा और पूरा इलाका बंजर होता चला गया। आखिरकार जानवरों का आखिरी झुंड भी प्राइड लैंड्स छोड़कर चला जाता है। प्राइड रॉक पर खड़ी नाला यह सब अपनी आंखों से देखती है। वह कुछ करना चाहती है, लेकिन उसकी माँ उसे रोक देती है। उसी समय झंझू आकर स्कार को बताता है कि अब राज्य से आखिरी जानवर भी जा चुके हैं, लेकिन लकड़बग्घे उसकी बात सुनने के बजाय उसी पर झपट पड़ते हैं और उसे खाने की कोशिश करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद स्कार वहां आता है और साराबी को अपने पास बुलाता है। नाला को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन मुफासा की पत्नी साराबी उससे मिलने चली जाती है। स्कार कहता है कि वह चाहता है साराबी फिर से उसकी रानी बन जाए, क्योंकि बाकी शेरनियां उसी की बात मानती हैं। अगर वह उसका साथ देगी तो पूरा झुंड भी उसकी बात मानने लगेगा। लेकिन साराबी बिना डरे साफ मना कर देती है। वह कहती है कि राज्य की यह हालत कार की वजह से हुई है। उसके और लकड़बग्घों के लालच ने पूरे जंगल को बर्बाद कर दिया है। कार गुस्से से आग बबूला हो जाता है। सज्जा के तौर पर वह ऐलान करता है कि अब से शेरनियां सबसे आखिर में खाना खाएंगी। पहले लकड़बग्घे अपना पेट भरेंगे और जो बचेगा वही शेरनियों को मिलेगा। ये सब देखकर नाला समझ जाती है कि अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो पूरा प्राइड लैंड्स खत्म हो जाएगा। उसी रात वह चुपचाप राज्य छोड़कर मदद लाने का फैसला करती है। सबके सो जाने के बाद वह बिना आवाज किए चट्टानों के बीच से निकलने लगती है, लेकिन तभी स्कार की नींद खुल जाती है। उसे हवा में नाला की गंध महसूस होती है और वह उसके पीछे चल पड़ता है। लगता है कि इस बार नाला बच नहीं पाएगी, लेकिन झज्जू सही समय पर पहुंचकर स्कार का ध्यान दूसरी तरफ भटका देता है। इसी का फायदा उठाकर नाला वहां से सुरक्षित निकल जाती है और मदद की तलाश में दूर चली जाती है। उधर सिम्बा अब टिमोन और पुम्बा के साथ पूरी तरह नई जिंदगी जी रहा था। पहले जो शेर बड़े बड़े जानवरों का शिकार करता था, अब वही दीमक और कीड़े खाकर अपना पेट भरता था। एक दिन तीनों खूब खाना खाने के बाद खुले आसमान के नीचे लेटकर तारों को देखने लगते हैं। टिमोन मजाक में कहता है, ये तारे नहीं, बहुत बड़े बड़े जुगनू हैं। फिर वह सिम्बा से पूछता है कि उसे क्या लगता है। सिम्बा मुस्कुराते हुए अपने पिता की बात याद करता है और कहता है, मेरे पिताजी कहते थे कि पुराने जमाने के महान राजा इन तारों के बीच रहते हैं और हम सब पर नजर रखते हैं। ये सुनकर टिमोन और पुम्बा हंस पड़ते हैं, लेकिन सिम्बा के लिए यह कोई मजाक नहीं था। वह उदास होकर वहां से चला जाता है और अकेले बैठकर आसमान की तरफ देखने लगता है। उसी समय उसके अयाल से एक बाल टूटकर हवा में उड़ जाता है। हवा उसे दूर तक ले जाती है। फिर एक चिड़िया उसे उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है। वहां से वह बाल फिर उड़ता हुआ जंगल के अलग अलग हिस्सों से गुजरता है और
और आखिरकार रफीकी के पास पहुंच जाता है। जैसे ही रफीकी उसे देखता है वह तुरंत पहचान जाता है कि यह सिम्बा का है। उसे यकीन हो जाता है कि सिम्बा अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ टिमोन और पुम्बा जंगल में घूम रहे होते हैं। तभी अचानक घास के बीच से नाला निकलकर पुम्बा पर हमला कर देती है। पुम्बा जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन नाला उससे कहीं ज्यादा तेज थी। उसी वक्त सिम्बा अपने दोस्त को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ता है। दोनों शेर एक दूसरे को पहचाने बिना लड़ने लगते हैं, लेकिन लड़ते लड़ते अचानक सिम्बा उसी तरह नीचे गिरता है जैसे बचपन में नाला के साथ खेलते समय गिरा करता था। बस यही देखकर दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। सालों बाद अपने बचपन के दोस्त को जिंदा देखकर दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। सिम्बा नाला को अपनी नई दुनिया दिखाता है। वह कहता है कि यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है और सब लोग बिना किसी चिंता के रहते हैं, लेकिन नाला के चेहरे पर खुशी नहीं होती। वह बताती है कि प्राइड लैंड्स की हालत बहुत खराब हो चुकी है। कार और लकड़बग्घों ने पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया है। पानी सूख रहा है, खाना खत्म हो चुका है और सभी जानवर अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। फिर वह सिम्बा से कहती है, तुम्हें वापस चलना होगा, ये तुम्हारा घर है और सिर्फ तुम ही सब कुछ ठीक कर सकते हो। लेकिन सिम्बा साफ मना कर देता है। वह कहता है कि अब वह वापस नहीं जा सकता और अतीत को बदल नहीं सकता। ये सुनकर नाला बहुत निराश हो जाती है। वह गुस्से में कहती है कि सिम्बा पहले जैसा बहादुर नहीं रहा। उसे यहाँ ढूंढने आना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। अकेले जंगल में घूमते हुए सिम्बा की मुलाकात रफीकी से होती है, लेकिन इतने साल बीत जाने की वजह से वह उसे पहचान नहीं पाता। उसे लगता है कि यह बस कोई अजीब सा बंदर है, इसलिए वह कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन रफीकी मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ने नहीं आया, मैं तुम्हें तुम्हारी असली पहचान याद दिलाने आया हूँ। सिम्बा को लगता है कि रफीकी की बातें बिल्कुल पागलों जैसी हैं, इसलिए वह वहां से जाने लगता है। तभी रफीकी पीछे से कहता है, मैंने तुम्हें बचपन में अपनी गोद में उठाया था। ये सुनते ही सिम्बा रुक जाता है और हैरानी से पूछता है, क्या तुम मेरे पिता को जानते थे? रफीकी मुस्कुराकर जवाब देता है, जानता था नहीं, आज भी जानता हूँ, क्योंकि मुफासा अब भी जिंदा है। ये सुनकर सिम्बा पूरी तरह चौंक जाता है। रफीकी कहता है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवाता हूँ। उम्मीद से भरा सिम्बा उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। दोनों एक शांत नदी के किनारे पहुंचते हैं। रफीकी सिम्बा से पानी में देखने को कहता है। पहले तो उसे सिर्फ अपना चेहरा दिखाई देता है। तब रफीकी कहता है, ध्यान से देखो, तुम्हारे पिता तुम्हारे अंदर ही जिंदा हैं। इतने में आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, बिजली चमकती है और बादलों के बीच मुफासा की विशाल आकृति दिखाई देती है। मुफासा की आवाज गूंजती है, सिम्बा, तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो? तुम मेरे बेटे हो और इस राज्य के असली राजा हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी जगह वापस लो। फिर वह कहता है, याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपने पिता की बातें सुनकर सिम्बा के अंदर फिर से हिम्मत लौट आती है। अब वह फैसला कर चुका था, वह अपने राज्य को हर हाल में वापस हासिल करेगा। सिम्बा तुरंत नाला को ढूंढता है और कहता है कि अब वापस प्राइड लैंड्स चलने का समय आ गया है। दोनों जितनी तेज हो सके दौड़ते हुए अपने पुराने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जब वे प्राइड लैंड्स पहुंचते हैं तो सिम्बा अपने राज्य की हालत देखकर हैरान रह जाता है। चारों तरफ सूखी जमीन, मरे हुए पेड़ और वीरानी फैली हुई थी। उसे अपने पिता की वह बात याद आती है कि जहां तक सूरज की रोशनी पहुंचती है उसकी रक्षा करना एक राजा की जिम्मेदारी होती है। तभी झज्जू सिम्बा को देखकर खुशी से भर उठता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि असली राजकुमार जिंदा लौट आया है। उधर टिमोन और पुम्बा भी वहां पहुंच जाते हैं। दोनों बिना डरे कहते हैं, अब जो भी होगा हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। इसके बाद सब मिलकर स्कार और लकड़बग्घों को हराने की योजना बनाते हैं। सिम्बा कहता है कि किसी को लकड़बग्घों का ध्यान दूसरी तरफ भटकाना होगा। बेचारा टिमोन इस काम के लिए तैयार हो जाता है और खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ पेड़ पर बैठा रफीकी भी अपनी पुरानी छड़ी उठा लेता है। उसे भी समझ आ गया था कि अब आखिरी लड़ाई का समय आ चुका है। उधर प्राइड रॉक पर स्कार एक बार फिर साराबी को अपनी रानी बनने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन साराबी बिना डरे कहती है, तुम कभी भी मुफासा जैसे राजा नहीं बन सकते। ये सुनते ही स्कार गुस्से से अपना आपा खो देता है और साराबी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन ठीक उसी पल एक जोरदार दहाड़ पूरे प्राइड रॉक में गूंज उठती है। नाला जोर से दहाड़ते हुए कहती है, स्कार का राज अब खत्म हो चुका है। फिर वह बाकी शेरनियों से कहती है कि अब समय आ गया है सिम्बा का साथ देने का। लेकिन हमेशा की तरह स्कार चालाकी से खेल खेलता है। वह कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार का एक और सदस्य मरे जैसे मुफासा की मौत हुई थी। स्कार की यह बात सुनकर नाला हैरान रह जाती है। तभी स्कार सिम्बा की तरफ देखकर कहता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो सबको सच बता दे। सिम्बा, जो इतने सालों से खुद को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार मानता आया था, आखिरकार सबके सामने मान लेता है कि उसी की वजह से मुफासा की जान गई। बस फिर क्या था, कार उसे कायर और गुनहगार कहकर सबके सामने अपमानित करने लगता है। पीछे हटते हटते सिम्बा चट्टान के बिल्कुल किनारे पहुंच जाता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे लटक जाता है। उसी समय आसमान में बिजली कड़कती है और नीचे सूखी घास में आग लग जाती है। देखते ही देखते पूरा इलाका आग की लपटों से घिर जाता है। कार ऊपर खड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल यही नजारा मैंने उस दिन भी देखा था जब तुम्हारे पिता यहाँ लटके हुए थे। फिर वह सिम्बा के कान के पास जाकर धीरे से कहता है,
मुफासा की मौत हादसा नहीं थी, उसे मैंने खुद मारा था। ये सुनते ही सिम्बा का खून खौल उठता है। वह पूरी ताकत से स्कार के चेहरे पर काट लेता है, ऊपर चढ़ जाता है और उसके सामने डटकर खड़ा हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए स्कार तुरंत झूठ बोलता है कि सिम्बा उसे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी सारा भी आगे बढ़कर कहती है, तुम तो हमेशा कहते थे कि तुम घाटी में देर से पहुंचे थे। अगर ऐसा था तो तुम्हें कैसे पता कि मुफासा आखिरी पल में कैसा दिख रहा था। अब स्कार की पोल सबके सामने खुल चुकी थी। घबराकर वह लकड़बग्घों को हमला करने का आदेश देता है। बस फिर पूरे प्राइड रॉक पर भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। नाला बाकी शेरनियों के साथ लकड़बग्घों पर टूट पड़ती है और दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। उधर टिमोन और पुम्बा एक गुफा में छिपकर सोचते हैं कि वे बच गए हैं, लेकिन तभी कई लकड़बग्घे उनके पीछे पहुंच जाते हैं। अब उनके पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। दोनों पूरी हिम्मत से मुकाबला करते हैं और लकड़बग्घों को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। इधर आग लगातार फैलती जा रही थी और लड़ाई और भी खतरनाक होती जा रही थी। इसी बीच शेनजी की नजर नाला पर पड़ती है। वह हंसते हुए कहती है, मैं बरसों से इस पल का इंतजार कर रही थी। नाला बिना डरे जवाब देती है, अब मैं वो छोटी सी शावक नहीं हूँ। इतना कहकर वह पूरी ताकत से शेनजी पर हमला कर देती है और दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो जाती है। उधर झंझू भी आसमान से उड़कर लकड़बग्घों का ध्यान भटकाने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में वह खुद उनके बीच फंस जाता है। तभी रफीकी अपनी पुरानी छड़ी लेकर मैदान में उतरता है। चारों तरफ लकड़बग्घों से घिरे होने के बावजूद शेरनियां हार नहीं मानती। नाला और शेनजी के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। एक पल के लिए लगता है कि शेनजी जीत जाएगी, लेकिन तभी नाला पूरी ताकत से उसकी गर्दन दबोच लेती है और उसे चट्टान से नीचे फेंक देती है। उधर बाकी शेरनियां भी एक एक करके लकड़बग्घों को पीछे धकेल देती हैं। अपनी हार सामने देखकर सभी लकड़बग्घे जान बचाकर भागने लगते हैं। ये सब देखकर स्कार भी चुपके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिम्बा उसे भागने नहीं देता और उसके पीछे दौड़ पड़ता है। भागते भागते स्कार पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है, जहां उसके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। अब पहली बार स्कार डर जाता है। वह सिम्बा से दया की भीख मांगने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए वह झूठ बोलता है कि यह सब लकड़बग्घों की चाल थी और उसी वजह से उसे यह सब करना पड़ा। वह उन्हें बुरा भला कहता है और दावा करता है कि मौका मिलते ही वह खुद उन्हें खत्म कर देता, लेकिन उसे पता नहीं था कि नीचे खड़े लकड़बग्घे उसकी हर बात सुन रहे थे। सिम्बा उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता, फिर भी वह अपने पिता जैसा बड़ा दिल दिखाते हुए कहता है, ये राज्य छोड़कर चले जाओ और फिर कभी वापस मत आना। ये वही सज्जा थी जो सालों पहले स्कार ने छोटे सिम्बा को दी थी। स्कार मानने का नाटक करता है और धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, लेकिन अगले ही पल वह जलते हुए अंगारे सिम्बा के चेहरे पर फेंक देता है। सिम्बा कुछ पल के लिए संभल नहीं पाता। इसी मौके का फायदा उठाकर स्कार उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच आखिरी और सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार सिम्बा जोरदार वार करता है और स्कार पहाड़ की चोटी से नीचे गिर जाता है। वह गिरने से बच तो जाता है, लेकिन नीचे वही लकड़बग्घे उसका इंतजार कर रहे थे। स्कार एक बार फिर उन्हें धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने उसकी सारी बातें सुन ली थीं। गुस्से से भरे लकड़बग्घे उसी पर टूट पड़ते हैं और देखते ही देखते उसका अंत कर देते हैं। उसी समय आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से पूरे जंगल में लगी आग बुझ जाती है। धीरे धीरे प्राइड लैंड्स फिर से शांत होने लगता है। कुछ समय बाद रफीकी पूरे जंगल के सामने सिम्बा को नया राजा घोषित करता है। सिम्बा प्राइड रॉक पर चढ़कर जोरदार दहाड़ लगाता है और एक बार फिर पूरे राज्य में खुशहाली लौट आती है। आखिरकार वही होता है जो मुफासा हमेशा चाहते थे। तो दोस्तों, आपको दी लायन किंग की यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।